नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे जीके जीएस के टॉप दोस्तों ऐसे प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें और याद करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों, बताने कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगन, या कहीं कहीं दोस्तों कालीबंगा भी कहा जाता है, बताने कि अभी के किस प्रदेश में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों, बताने हैं कि मठ, मंदिर और स्तूप ये किस धर्म से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे बौद्ध धर्म से। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे बौद्ध धर्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा था? दोस्तों, बताने कि जियो और जीने दो यह कथन किनका है? तो आप लोग याद रखेंगे महावीर स्वामी का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो आप लोग याद रखेंगे महावीर स्वामी, जो दोस्तों जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। यह भी आप लोग याद रखेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। इन्होंने कहा था जियो और जीने दो। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर इनमें से किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों, बताने हैं कि पायरोमीटर पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, क्या मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे उच्च तापमान। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे उच्च तापमान को मापने के लिए। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, बताने हैं कि सेफ्टी रेजर के आविष्कारक कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे जिलेट। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे जिलेट। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है? दोस्तों, बताने कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या करती है? अभिलंब की ओर झुकती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? दोस्तों, बताने कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो आप लोग याद रखेंगे रोमर ने। ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो आप लोग याद रखेंगे रोमर ने ज्ञात की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, बताने हैं कि इनमें से कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखेंगे पुष्कर। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। पुष्कर जो दोस्तों राजस्थान में लगता है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखेंगे ब्रह्मा के मंदिर के लिए और पशुओं के मेले के लिए। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी पुष्कर। बात कर लेते हैं दोस्तों सोनपुर का। तो ये आप लोग याद रखेंगे सोनपुर बिहार में पड़ता है और दोस्तों यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। आप लोग याद रखेंगे पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर में, और ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के लिए जो प्रसिद्ध है वह है पुष्कर जो राजस्थान में है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, बतानी है कि काजू का
उत्पादन करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताने है कि पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निवासी नाइजीरिया के मूल निवासी हैं? दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सी निवासी नाइजीरिया के मूल निवासी हैं? तो आप लोग याद रखेंगे हौसा, ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। हौसा निवासी दोस्तों नाइजीरिया के मूल निवासी हैं, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। दोस्तों बताने हैं कि बुद्ध के यानी कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक होता है? तो आप लोग याद रखेंगे घोड़ा, ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? तो आप लोग याद रखेंगे घोड़ा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? दोस्तों बताने हैं कि मुद्रा राक्षस के लेखक इनमें से कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे विशाख दत्त, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे विशाख दत्त हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को प्रतिदिन मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे, वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों बताने हैं कि जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक था कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हुसैन शाह, ऑप्शन बी। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे हुसैन शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? दोस्तों बताने हैं कि एसआई पद्धति में जो लेंस की शक्ति होती है किसमें मापी जाती है, इसकी इकाई क्या होती है? तो आप लोग याद रखेंगे डायोप्टर, ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। लेंस की शक्ति ऐसा इकाई क्या होती है? तो आप लोग याद रखेंगे डायोप्टर, जिसे दोस्तों डी से संदर्भित किया जाता है या सूचित किया जाता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है, संदर्भित किया जाता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बताने हैं कि डबल फॉल्ट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे टेनिस से, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे टेनिस से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों बताने हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे 5 जून को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे 5 जून को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों बताने हैं कि जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने की थी। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे लैमार्क और ट्रेविरेनस, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? दोस्तों बताने हैं कि चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं उनको किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे हिपोक्रेट्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को दोस्तों हिपोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे हिपोक्रेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों प्रश्न है,
कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे पोमोलॉजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। बाकी विकल्प में भी दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, बाकी विकल्पों को स्पर्मोलॉजी में शुक्राणुओं का अध्ययन किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे स्पर्मोलॉजी में शुक्राणुओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में आप लोग याद रखेंगे फूलों का अध्ययन किया जाता है। और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। बाकी विकल्पों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। बाकी विकल्प ऑप्शन ए, सी और डी, इन तीनों को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। स्पर्मोलॉजी में दोस्तों शुक्राणुओं का अध्ययन किया जाता है, एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैस मुख्यतः होती है। दोस्तों बताने कि जो वाहन से निकलने वाली प्रदूषण गैस होती है वो मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो आप लोग याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैस मुख्यतः कौन सी होती है, तो आप लोग याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च कोटि का कोयला है। दोस्तों बताने कि उच्च कोटि का कोयला कौन सी होती है, तो आप लोग याद रखेंगे एंथ्रासाइट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उच्च कोटि का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है, सबसे हाई क्वालिटी का कोयला होता है दोस्तों। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। आप लोग याद रखेंगे एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है और दोस्तों इसे उच्च कोटि का कोयला कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। दोस्तों बताने है कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, प्रयुक्त होती है, तो आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोजन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। वनस्पति घी के निर्माण में यानी कि दोस्तों वनस्पति घी डालडा को कहा जाता है, तो डालडा के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। दोस्तों बताने है कि भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा झंडा, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मैडम भीखाजी कामा ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन इन्होंने ही तैयार की थी, मैडम भीखाजी कामा। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। दोस्तों बतानी है कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद, आप सभी को पता होगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। बतानिए कि इनका मूल नाम क्या था, यानी कि वास्तविक नाम क्या था, तो आप लोग याद रखेंगे इनका मूल नाम था मूल शंकर। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम यानी कि वास्तविक नाम क्या था, तो आप लोग याद रखेंगे मूल शंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। आप लोग याद रखेंगे ब्रह्म समाज के संस्थापक भी यही थे, राजा राम मोहन राय, और इन्हें ही आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। दोस्तों बतानी है कि राज्य हड़पने की नीति किसके द्वारा लागू किया गया था, यह नीति किसका था, तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। राज्य हड़प की नीति किसके द्वारा लागू की गई थी, तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। दोस्तों बतानी है कि अकबर के शासन काल में जो मुगल शासक अकबर था, अकबर के शासन काल में जो भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, तो आप लोग याद रखेंगे टोडरमल। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, तो आप लोग याद रखेंगे टोडरमल।
ये था दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। अकबर के शासनकाल में आप सभी को बता दें कि टोडरमल जो था ये राजस्व मंत्री था। आप लोग याद रखेंगे, भू राजस्व मंत्री था टोडरमल। और दोस्तों भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल को जाना जाता है। तो ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, अकबर के शासनकाल में। आप लोग याद रखेंगे टोडरमल। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्त में भी जरूर शेयर कर देंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।